हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आज हम शिक्षक भर्ती जो कि आपका 2025 के लिए, जिसमें हम बात कर रहे थे पीजीटी केमिस्ट्री वर्ग के लिए, जिसमें हम देख रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू किया था, उसमें आज हम पढ़ेंगे उप सह संयोजन योगी के बारे में, जिसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम देखेंगे आपका वर्नर्स थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वर्नर सिद्धांत के बारे में। और इस लेक्चर में हम क्या-क्या बेसिक बातें करेंगे वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसको आप बोलते हैं उप सह संयोजी, क्या बोलते हैं? उप सह संयोजी यौगिक या उप सह संयोजी कंपाउंड भी आप जिसको बोलते हैं, ठीक है? उप सह संयोजी। इसमें हम, अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसका मार्क्स अगर बता दूँ आपको, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मार्क्स जो है, एटलीस्ट इसमें 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर जब भी इस चैप्टर को डिसाइड किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब इस केमिस्ट्री में, तो बेसिक सी जो क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा-सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हम क्या-क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे इसमें, अगर हम हिंदी मीडियम के कई सारे जो अभ्यर्थी हैं जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, उनका कमेंट था कि सर थोड़ा सा हिंदी मीडियम में ही आप बताइए। तो मैं हिंदी मीडियम में भी आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे समन्वय यौगिक, जिसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या होते हैं और उनकी मूल अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे केंद्रीय धातु आयन और उप सहसहायक, जिसको हम बोलते हैं हमारा जो लिगेंड होता है, लिगेंड जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक समन्वय बंध होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड जो होता है। फिर आपका ज्यामिति, जो उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। फिर हम देखेंगे लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, आपने अपने 11th-12th में जरूर इसको पढ़े होंगे, या कभी कभी स्कूल में आपको पढ़ाने का मौका मिला तो आप इसको बच्चों को जरूर पढ़ाए होंगे। वही चीज़ है, वही चीज़ हम जिसको आज डिस्कस करेंगे, सेम चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करने हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, बहुत दिनों से नहीं पढ़े रहते हैं या बहुत दिनों से पढ़ाए नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर एग्जाम वे में तैयारी करना है, तो आपको थोड़ा सा एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, अभी आपको टीचर की तरह नहीं। एज अ स्टूडेंट आपको तैयारी करना है, सो दैट कि आप सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको प्रॉपर अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें हम नोमेनक्लेचर के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसमें जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए रहते हैं उसे आपका नोमेनक्लेचर बना नाम बनाना होता है, या यूं कहें कि आपको कभी कभी नाम दिया रहता है, उससे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड आउट करना होता है। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपका जो पोजीशन होता है डिफरेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, और उसके अनुसार में आपका समावयवता बनता है, जैसे इसमें लिंकेज समावी होता है या कभी कभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है, ठीक है? और एक चुंबकीय गुण के बारे में देखेंगे, और एक सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा आपका सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बनता है, और यही आगे चल के बहुत सारे थ्योरी का राज खोलता है, बहुत सारे चीजों का राज खोलता है आपका जो सीएफटी है। क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा वीबीटी, फिर आया एमओटी, फिर आया आपका सीएफटी। एक एलएफटी आता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, उसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक सी बातें को आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। हम इसको अपने क्लास में, मैं अभी आपको बताया कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको जरूर पढ़े हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। पहली बात तो ये समझिए, हमारे पास जब बॉन्ड के टाइप पढ़ते हैं, आपको बॉन्ड के 3 टाइप पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे आपने, बॉन्डिंग के 3 टाइप होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के 3 टाइप होते हैं। पहला बॉन्ड है आपका पहला बॉन्ड है आपका वैलेंस बॉन्ड, ये सॉरी वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और दूसरे टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे टाइप के जो बॉन्ड है, वो है आपका आयनिक बॉन्ड, होता है आयनिक बॉन्ड, ये हमारा हुआ आयनिक बॉन्ड। और तीसरी बात, जो तीसरे टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? सह संयोजी, सह संयोजी बंध इसको बोलते हैं। और अच्छा एक चीज और, आप वीडियो को ना भगा भाग देखते हैं। अच्छा वीडियो, मेरा ये मकसद है कि आप थोड़ा समझिए और
फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से भगाना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगा। आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं, ये हमारा आयनिक बंध, ठीक है। और मैं अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझाने से पहले आपको बॉन्ड बता रहा हूँ। और तीसरी बात की जो बंध होती है वो आपका कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है ये। अच्छा, अब इसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपग्रह संयोजी बंध बोलते हैं। ये हो गया। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इस प्रकार के बॉन्ड है। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझा होता है। शेयरिंग है, साझा होता है। जैसे किसमें पाया जाता है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए HCl है, जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका HCl है, या ये बोले CH4 है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए Na+Cl याद आ रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड बनता है, यहाँ पे 2 8 1 रहता है, और इधर आपका 2 8 और 7 रहता है क्लोरीन का, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दे देता है। तो ऐसे बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है वो आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और कभी कभी आपको ऐसे भी बॉन्ड देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको एक लोन पेयर के फॉर्म पे, यानी कि एक जोड़े के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वहां पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यही कहलाता है आपका, ऐसे बॉन्ड जो जिस कंपाउंड में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करते हैं तो यहाँ देखिए, डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द combination of apparently structured saturated compounds. These compounds remain as distinct entity in the solid. अच्छा, ये क्या है भाई? बहुत सारे इंग्लिश में बोल दिया आप। तो ये कुछ नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको अगर हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो यहाँ लिखा देखिए, दिस कंपाउंड्स रिमेन एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है K4FeCN6, ये देखिए K4FeCN6 एक कंपाउंड है। उसी तरीके से आपका ये सिल्वर का कंपाउंड है, और यहाँ पे टेट्राअमीन कॉपर का कंपाउंड है। तो ये सब क्या है? मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जहाँ पे अगर मैं इसको बात, यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं डिसॉल्व भी कर दिया जाए K3FeCN6 में, तो यहाँ ये पोटेशियम का तो जरूर देगा, ये पोटेशियम को देगा, लेकिन ये साइनाइड का क्या नहीं देगा? टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कभी कभी आपके पास ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर पानी में घोला जाए तो वो सब कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर टेस्ट देता है। जैसे यहाँ देखिए, एक आपके पास फेरस अमोनियम सॉल्ट है, ये देखिए, और इसको हम अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो आयरन का टेस्ट दिया, अमोनियम का टेस्ट दिया, सल्फर का दिया, वाटर सब को दिया। तो ये कहलाते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहलाते हैं? द्विक्लवण जिसको बोलते हैं आप, डबल सॉल्ट बोलते हैं, द्विक्लवण। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट जो है, डिफरेंट डिफरेंट दोनों अलग है, समझिएगा बात को। एक आपका डबल सॉल्ट होता है जिसको हम अगर पानी में डिसॉल्व कर दे या वाटर में डिसॉल्व कर दे तो वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर टेस्ट देता है, या प्रॉपर उसमें पता चलता है कि इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये अगर सॉल्यूशन फॉर्म में भी है ना, ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी है, तो ये अपने ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो बना हुआ है ये वाला, इसका आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं पता चलेगा। तो यही टाइप के जो कंपाउंड कहलाते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द्विक्लवण, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, और डबल सॉल्ट क्या होते हैं? द्विक्लवण तथा संकुल दोनों ही या दो से अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण या स्टोइकियोमेट्री जिसको बोलते हैं में संगठित होने से बनते हैं। तथापि ये भिन्न है। देखिए, ये दोनों है। अगर आपके पास मैं डबल सॉल्ट की बात करता हूँ, डबल सॉल्ट भी एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स है, और आपका कोऑर्डिनेशन भी एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है? जैसे आपके बात करता हूँ कार्नेलाइट की, ये आपका एक कॉर्डिनेशन मोहर लवण, सॉरी ये नहीं है, मोहर है, मोहर सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये आपका मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल है। और ये मोहर सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे पोटास एलम है, फिटकरी है, जैसे पोटास के फिटकरी का फार्मूला है, तो जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं। परंतु ये देखिए टेट्रा, ये जो हम हेक्सासाइनोफेरेट जो है आपका, ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आगे मैं बताऊंगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। में उपस्थित FeCN6 संकुल आयन तथा Fe2+Cn- आयनों में वियोजित नहीं होता है। ये वही बात है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना चुका है। और यही डिफरेंट होता है आपका डबल सॉल्ट
और आपका उपसह संयोजन यौगिक में। तो इस पूरे चैप्टर में हमको इसके बारे में पढ़ना होता है। इस पूरे चैप्टर में आपको उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इसी की हम इतनी सारी जो प्रॉपर्टी हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं चुंबकीय प्रॉपर्टी का, हम बात करते हैं मैग्नेटिक सॉरी कलर प्रॉपर्टी का, या हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म का, या हम इसी की बात करेंगे आयुपेसी नोमेनक्लेचर का। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे बात करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर डेफिनेशन के अगर मैं तौर पे आपको बताऊं, व्हाट इज एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यहाँ पे देखिए कुछ दो तीन बातें सामने आएंगी, वो सारे टर्मिनोलॉजी को मैं क्लियर करते चलूंगा। A coordination compound is a a coordination compound is a compound in which a central metal ion, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, या इसको हम एटम भी बोलते हैं, इज अटैच्ड टू अ ग्रुप ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स आर आयंस। ये जो बाहर जिसे घिरा है, जैसे यहाँ अगर मैं इसको मान लूँ, अगर इसको मैं केंद्रीय परमाणु मानूं, ठीक है, अगर ये केंद्रीय परमाणु है, तो इसको घेरने वाले ये सब क्या है, इसके सराउंडिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, सराउंडिंग में जो है वो कौन से बॉन्ड्स जुड़े रहेंगे, आपको बताया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रॉपर ये जो जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगेंड। और ये क्या करता है, लिगेंड हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लिगेंड हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, और उसके आधार पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें एक मेटल रहेगा और उसको लिगेंड क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्योंकि हमको पता है कि मेटल का किसी भी आप मेटल की बात करते हैं, अगर हम डी ब्लॉक के मेटल की बात करते हैं, तो इसके डी ऑर्बिटल जो होते हैं, आपके पास इसके बाद डी ऑर्बिटल है, और ये डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं, कहीं तो अब पूरा फिल होता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करते हैं स्कैंडियम का, ठीक है, फिर आपका टाइटेनियम का, वेनेडियम का, फिर आपका क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, ठीक है, और ये कोबाल्ट का, निकिल का, कॉपर का और जिंक का। इस तरीके से जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें आपको खाली जगह देखने को मिलेगा, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है वो आके वहां पे डोनेट होता है। चलिए, ये तो बात हो गया। अब ये देखिए, ये आपका मेटल दिख रहा है, यहाँ पे आपका मेटल प्रॉपर दिख रहा है, प्लेटिनम हमारा मेटल है, ये क्या है, हमारा मेटल है। और ये मेटल क्या कहलाता है बताया हूँ, एकदम याद रखिएगा, एक ट्रिक आपको बताना, सी एम, सी एम जानते हो, चीफ मिनिस्टर, चीफ चीफ मिनिस्टर होता है, तो सी से आप याद रखिएगा सेंट्रल, ठीक है, और एम से मतलब याद रखिएगा सेंट्रल मेटल, सी एम, ठीक है। और सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर, ठीक है, सराउंडिंग की मतलब चारों, सराउंडिंग एटम जो होते हैं ये आपके सराउंडिंग एटम है, ये जो आपके चार बाहर में दिख रहे हैं आपको, इसे घिरे हुए हैं, ये आपके घिरे हुए हैं, तो ये इस सराउंडिंग एटम का आता है। ठीक है, सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल और आयन इज अटैच्ड टू ग्रुप ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल और आयन बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बस इतना याद रखिएगा, कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से। चलिए थोड़ा सा आगे बात, हाँ ये देखिए, यहाँ पे एकदम आपको थोड़ा सा फनी पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, ये आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ देखिए, ये एक क्या है, मेटल है, ठीक है, और इस मेटल के पास क्या नहीं है, कपड़ा नहीं है, देखिए ये टॉवेल का लपेटा हुआ है। अब जैसे ही इसके पास लिगेंड आया, ये देखिए ये सब लिगेंड आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, हैप्पी हो गया, लिगेंड इसको क्या करता है, कवर कर लेता है, पूरा ढक लेता है। तो मेटल को चारों ओर से कौन घेर लेता है, लिगेंड, इधर सबका लिगेंड, ये सब लिगेंड, ये सब लिगेंड। So metal ions are hardly ever found nagged, क्या लिखे थे कि मेटल आयंस आर हार्डली एवर फाउंड नेक्ड दैट आर ऑलवेज क्लॉथ विद लिगेंड, वो लिगेंड से घिरा रहता है, और लिगेंड ही उसे क्या है, क्लॉथ है। ये आप समझ सकते हैं, मेटल का पूरा सराउंडिंग किससे रहेगा, लिगेंड से रहेगा, जिसको आप बोलते हो केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड को लिगेंड ही बोलते हैं हिंदी में। चलिए, अब यहाँ पे एक प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि क्या होता, अच्छा मैं आगे बात करूंगा वर्नर थ्योरी में, वर्नर थ्योरी का ही कॉम्प्लेक्स है ये। और यहाँ पे देखिए एक आपका ये लिगेंड है, ये सब आपका लिगेंड है। लिगेंड ज्योमेट्री होता है, एक मेटल को प्रॉपर घेरे रहता है, ठीक है, जिस तरीके से वो घेरता है, मान लीजिए वो चतुष्फलकी अरेंजमेंट है, मान लीजिए वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, अष्टफलकी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो है, क्लाउड जो है आपका लिगेंड का, मेटल को प्रॉपर क्या करके रहता है, घेर के रखा रहता है। चलिए, हाँ, मैं कुछ टर्म्स यूज करने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर में, अगर मैं इस पूरे चैप्टर को जब तक
क्वेश्चन सीरीज कराता हूँ या आपको पूरा जब पढ़ाऊंगा तो कुछ कुछ बातें मैं सामने आएगा। तो चलिए उस पूरे टर्म्स को हम समझ लेते हैं। व्हाट आर द टर्म्स? टर्म्स मतलब समझते हो आप लोग? मतलब एक शब्दावली है, मैं इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सारी चीज को यूज करने वाला हूँ। जैसे मैं कभी आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोल दिया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, तो क्या समझते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मतलब? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उप सह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता बोलते हैं। मतलब एक प्रकार के क्या है, एक स्फीयर है। देखिए, कंस्टिट्यूएंट क्या लिखे, कंस्टिट्यूएंट्स constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of oppositively charged ions or neutral molecules। या अगर हम थोड़ा सा हिंदी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप सह संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ COCl3NH3 एक उप सह संयोजन सत्ता, सत्ता मतलब समझ रहे हो आप, एक प्रकार से वहां पर घेरा बनाएगा, एक घेरा बनाएगा, और उस घेरे के अंदर क्या रहेगा आपका, उस घेरे के अंदर मेटल रहेगा, उसी के अंदर क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा। जैसे यहाँ देखिए एक आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये देखिए एक ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट, और अंदर में छोटा वाला ब्रैकेट दिख रहा होगा। तो ये जो बाहर ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में जो है मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन सत्ता के अंदर भरा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए निकिल और कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल है, इसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर रखा है, ये ऐसे आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो कोष्ठक, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, रखा हुआ है। तो ये क्या है आपका उप सह संयोजन सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जिसको बोलते हैं। फिर सिमिलरली दूसरे टाइप की टर्मिनोलॉजी है जिसको आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। हमको पता है कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, यौगिक। सो अ कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूट्स या कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन which is surrounded by a cluster of ion or molecule. So if the complex is an ion, that is called complex ion, and if it is a neutral species it is called coordination compound or complex। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आयंस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ आयंस आपको दिख रहा होगा, आगे ये देखिए, ये सॉरी, ये देखिए ये आयन आपको दिख रहा होगा, ये आयंस क्या है आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। और अगर न्यूट्रल है तो क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है केंद्रीय परमाणु। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने एक पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पढ़ लिया। अब केंद्रीय परमाणु क्या होता है, किसी उप सह संयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाता है। अभी आपको बताया सेंट्रल मेटल, केंद्रीय परमाणु क्या कहलाएगा, केंद्रीय परमाणु क्या होगा आपका लिगेंड से घिरा रहेगा। यही बात होता है केंद्रीय परमाणु की बात। अब यहाँ पे देखिए निकिल आपका केंद्रीय परमाणु है, कोबाल्ट आपका है, यहाँ पे आयरन आपको दिख रहा है, तो वो प्रॉपर उस लिगेंड से क्या रहेगा, घिरा रहेगा। अब जितने नंबर ऑफ लिगेंड से वो घिरा रहेगा वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, या बात करते हैं इसी को हम बोलते हैं उप सह संयोजी संख्या। क्या बोलते हैं, उप सह संयोजी संख्या। So the number of ligand which is directly bonded to the metal atom is called coordination number। जितने नंबर ऑफ लिगेंड अगर डायरेक्ट कार्बन से जुड़े हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन। जैसे आपका घर है और आपके घर से जितने घर डायरेक्टली अटैच होंगे वो आपके पड़ोसी कहलाएंगे। पड़ोसी कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, आपका घर है, अब इधर आपका घर जुड़ा है एक तरफ से ऐसे, फिर इधर आगे पीछे से एक घर जुड़ा है, इधर कोई घर जुड़ा होगा, इधर कोई घर जुड़ा होगा, मतलब आपका घर कहाँ पे, बीच में है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, आपके घर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, एक, इधर आपका दो, ये तीसरा घर है, ये चौथा। तो 4 से एक साथ जुड़ा है ऐसे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन इसको देख इधर और कोई घर से जुड़ा होगा इधर, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारे घर से डायरेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। तो अगर ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा क्या, नहीं करेगा। उसी तरीके से आपको एक बात समझ आ रहा है, डायरेक्टली बॉन्डेड, डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और तीसरी जो आपके टर्मिनोलॉजी है जिसको आप टर्म्स बोल रहे हैं वो क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, द सेंट्रल एटम या मेटल जिसको हम बोलते हैं एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक प्रकार से क्या है, एक वातावरण है, एक प्रकार से परिवेश हम जिसको बोलते हैं, और इसको एनक्लोजिंग जो हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, अभी आपको बताया, ये आपका ऐसे डिनोट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आगे बात करूँ। अब एक लास्ट है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। अब वो लीनियर हो सकता है, या और रेखी जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, या आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। कुछ भी एक पॉलीहेड्रॉन क्या हो सकता है, अरेंज हो सकता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो तीन तरीके के होते हैं। एक आपको बताया कोऑर्डिनेट कैटायनिक, दूसरा आपको बताया एनायनिक, और तीसरा होता है आपके पास न्यूट्रल। अब ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, कैटायनिक मतलब कैटायनिक, आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एनायनिक मतलब आपके पास एनायन चार्ज रहेगा, और आपका न्यूट्रल है तो कोई भी चार्ज नहीं। यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये आपका डिसोसिएट होगा, यहाँ पे 3 माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये निकलेगा तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी एनायनिक है ना, यहाँ पे आपको ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं, तो जो हीरो है वो क्या है, लिगेंड है। क्योंकि लिगेंड ही डिसाइड करता है कि कितना ठोक जाके इलेक्ट्रॉन को वो मेटल को देगा। तो हम जानते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड एक प्रकार से क्या है, मॉलिक्यूल है, लिगेंड एक मॉलिक्यूल ही है। जैसे अगर आप बात करते हैं CO2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक मॉलिक्यूल ही है। और ये क्या करता है, डायरेक्ट सेंट्रल मेटल जो एटम होता है वहां से जाके जुड़ जाता है। और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स पीटी, ये एक कॉम्प्लेक्स है PTNH3Cl2Cl4, तो प्लेटिनम इसमें +4 है, और ये सेंट्रल मेटल है जो कि अमोनिया और क्लोरीन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो लिगेंड मतलब क्या होता है, लिगेंड नाम से समझ आ रहा है, लिगेंड जाके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। सो लिगेंड्स दैट कैन फॉर्म मोर देन 2 bonds और टू अ मेटल आयन आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड। जैसे कोई लिगेंड है, ये अगर इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक ही लिगेंड है, डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ बॉन्डिंग है इसका, तो ये कहलाता है पॉलीडेंटेड। क्या बोलते हैं, पॉली, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, और डेंटेड का मतलब होता है दांत, तो बहुत सारे दांत से जोड़ रहा है। सम लिगेंड्स कैन फॉर्म as many as 6 bonds to a metal। कभी कभी तो एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके 6 ऐसे एटम होते हैं जो डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगा, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो EDTA होता है, ये देखें, EDTA की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसका एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, ये क्या है, ये आपका पॉलीडेंटेड है। तो अगर इसी में बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एक लोन पेयर आपको, जैसे देखिए ये देखिए, एक लोन पेयर कोई दे रहा है तो ये मोनोडेंटेड हुआ। यहाँ देखिए वाटर के पास एक लोन पेयर साइनाइड। तो इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं जो केवल एक लोन पेयर देते हैं मेटल को, वो कहलाते हैं यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी कोई क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमको क्या देते हैं आपका, वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हो, 2 जोड़ा देते हैं, एक जोड़ा देने वाला मोनोडेंटेड, 2 जोड़ा देने वाला क्या होता है आपका, वो होता है आपका बाइडेंटेड। इसका एग्जांपल है एथिलीन डायमीन, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलाइड जिसको बोलते हैं, या ग्लाइसिनेट है। आगे हम पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे वो 2 दे रहा है, कहाँ से 2 दे रहा है, और क्यों उसको 2 देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, अब आता है टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड मतलब क्या होता है, ये टर्डेंटेड जिसको बोलते हो, डाइएथिलीन ट्राइमीन, जहाँ पे आपको ट्राइडेंटेड जिसको बोलते हो, सर ये ट्राइडेंट 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 जोड़ा देगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, चलिए, टेट्राडेंटेड में क्या होगा, 4 होगा, और हेक्साडेंटेड में आपका 6 ऐसे डोनर साइट होंगे, या एक ही लिगेंड में 6 एटम होंगे। तो प्रॉपर किसी मेटल को 6 जगह से, एक जगह से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 6 जगह से क्या जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, अगर यहाँ क्लियर हो गया होगा, इतना इतना तक जो बात किया हूँ, तो इस पूरे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा एकदम, थोड़ा सा एकदम बहुत बेसिक बातें इसमें लिखा हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट क्या बोल रहे हैं, इस ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन इंटैटी, ध्यान समझिएगा, इस ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन इंटैटी। और यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है, ये कोबाल्ट क्या है आपका, ये आपका सेंट्रल मेटल क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु है ये आपका। और ये आपको जो दिख रहा होगा, ये छोटा ब्रैकेट में दिख रहा है, और ये कहलाता है लिगेंड, ये लिगेंड कहलाता है। और ये जो बाहर में दिख रहा है ये आपका, ये भी लिगेंड ही है।
लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर नहीं है, ये ब्रैकेट के जो बाहर आपको दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट के बाहर है, वो कहलाता है आयोनाइजेबल पार्ट, आयोनाइजेबल पार्ट। और इस पूरे नंबर को जोड़ेंगे, इसका 4 और ये 2, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजी यौगिक। तो सारी बातें मैं इस पूरे ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, कौन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कौन आयोनाइजेबल पार्ट है, कौन सेंट्रल मेटल है, कौन सा लिगेंड है, और कौन सा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम एक नया टर्म्स आप सीखेंगे आज। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंट मतलब क्या होता है? एक प्रकार से क्या होता है, ऐसा लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें दो ठो डोनर साइट है। सम लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर साइट, मतलब आप यूँ समझिए, आप ऐसे खड़े हैं, आपका 2 हाथ है, लेकिन एक समय में आप या तो लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ेंगे या तो राइट हैंड साइड से पकड़ेंगे। तो यहाँ देखिए साइनाइड के केस में ये कार्बन से मेटल को जाके पकड़ सकता है, या ये नाइट्रोजन से जाके एक साइड में एक समय में वो एक ही साइड से पकड़ेगा, लेकिन उसके पास 2 डोनर साइट होते हुए भी क्या है, वो एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। उसी प्रकार से आपका नाइट्रेट है, ये नाइट्रेटो देखिए, ये मेटल के साथ पहले बार नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, दूसरी बार ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा नाइट्राइटो ओ और ये कहलाएगा नाइट्राइटो एन। मतलब इसके पास एन भी डोनर 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 साइट है, क्या बोलते हैं इसको, डोनर साइट बोलते हो, एन भी डोनर साइट है, और आपका यहाँ पे ओ भी क्या है, ओ भी क्या है, डोनर साइट है, ओ भी डोनर साइट। लेकिन वो एक समय में एक ही देगा। जैसे आपके 2 हाथ हैं, लेकिन आप एक समय में एक ही को पकड़ेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ोगे, या तो आप राइट हैंड साइड से पकड़ोगे। ठीक है? तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, या इसी का दूसरा नाम है, अगर मैं आपको बताऊं, इसी का दूसरा नाम है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्या नाम है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड फ्लेक्सिबल है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, ऐसे। और अगर दोनों साइड से दिया तो ये कहलाता है बाइडेंटेड लिगेंड। ये देखिए बाइडेंटेड लिगेंड, ये वही केस है बाइडेंटेड लिगेंड का। लेकिन यहाँ पे 2 डोनर साइड है तो दोनों दे रहा है, यहाँ पे 2 साइड तो है इसके पास, नो डाउट इसके पास कार्बन से भी दे सकता है या नाइट्रोजन से भी दे सकता है, लेकिन एक बार में वो या तो कार्बन से देगा या तो नाइट्रोजन से देगा। बात क्लियर हुआ क्या? चलिए अब हमारा आज का जो टॉपिक है, वर्नर थ्योरी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोलता है, ये बारे में जानते हैं। वर्नर सिद्धांत, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को समझाने वाला एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसको दिया था अल्फ्रेड वर्नर ने। क्या दिया था, क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। जो कि इसका मुख्य कथन है, मुख्य बातें हैं, वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है, वो 2 प्रकार की संयोजकता दिखाती है। इट शोज 2 टाइप वैलेंसी। उस वैलेंसी का पहला नाम है, वो कहलाता है आपका प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, एक आयनीकरण होता है, सामान्यतः जो ऋण आयनों से संतुष्ट होता है। मतलब जो, अगर मैं आपको बात करूं, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर होते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और जो दूसरा टाइप का जो वैलेंसी होता है, वो क्या होता है वो, जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। यह आयनीकरण योग्य नहीं होती और लिगेंडो के द्वारा संतुष्ट होती है, लिगेंडो के द्वारा है। तो यहाँ देखिए ये अमोनिया जो है आपका अंदर में रखा हुआ है, लेकिन ये वाला कहाँ पे है, बाहर में है। और ये कहलाता है आयोनाइजेबल पार्ट। आयोनाइजेबल पार्ट मतलब एक प्रकार से क्या है, ये प्राथमिक संयोजकता है। तो दो संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता आयोनाइज होगा, द्वितीयक संयोजकता आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है? तो द्वितीयक संयोजकता जो होता है, निश्चित संख्या और निश्चित दिशा में होती है, जिससे यौगिक की ज्यामिति निर्धारित होती है। ज्यामिति मतलब समझते हो आप? जैसे मान लीजिए एक मेटल है, इस मेटल के पास इस मेटल के पास मान लीजिए 2 ठो लिगेंड है, CN2, और बाहर में आपका क्या है, Cl3, जो भी है। लेकिन इसकी जियोमेट्री को, इससे हमको मतलब नहीं है। बाहर में जो है ना, वो आपकी जियोमेट्री नहीं बनाएगी। जो आपके अंदर में है तो मान लीजिए मेटल के यहाँ पे मान लीजिए कोबाल्ट लिया, तो 2 साइनाइड ऐसे रहेगा, एक साइनाइड ऐसे रहेगा, ये साइनाइड। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, या यूं बोलो रेखीय होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे लिगेंड जो इसकी बाहरी या प्राइमरी वैलेंसी में है, ये बाहर वाला प्राइमरी वैलेंसी, एकदम ध्यान समझिए। ये क्या नाम है इसका, ये जो बाहर में है, मैं लिख देता हूँ, ये आपका प्राथमिक संयोजकता है। क्या है? प्राथमिक संयोजकता है। लेकिन ये जो अंदर में जो बैठा हुआ है, ये जो अमोनिया, ये जो क्लोरीन है, वो इसका द्वितीयक संयोजकता है। और यही द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, एक निश्चित संख्या और एक निश्चित दिशा में होता है, जिससे यौगिक की ज्यामिति बनती है। तो द्वितीयक संयोजकता जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो आप समझ जाएंगे उसके पास 6, उसकी जो द्वितीयक संख्या की या द्वितीयक जो आपके संयोजकता है उसकी संख्या क्या रहेगी, 6 रहेगी। सो प्राथमिक संयोजकता सामान्यतः वर्गाकार कोष्ठक के बाहर दर्शाई जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता कोष्ठक के भीतर। अब मुझे इस उदाहरण में आप बताइए, इस उदाहरण में ये जो बाहर वाला लगा है क्या है, ये बाहर वाला आपका प्राइमरी वैलेंसी है। बाहर नाम समझ आ रहा है, बाहर है तो प्राइमरी है, और ये जो अंदर में है क्या है आपका, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। इसका क्या नाम है, द्वितीयक। अच्छा, इस सिद्धांत को जब वर्नर प्रूव कर रहे थे तो ऐसे यूं ही नहीं दे दिया है कि ये बाहर में रहेगा ये अंदर में रहेगा। उन्होंने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया। ही हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि क्या हो रहा है, क्यों ये बाहर वाला प्रेसिपिटेट हो रहा है, अंदर वाला नहीं हो रहा है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। In 1893, Alfred Werner proposed Werner's coordination theory. This theory laid the foundation of modern coordination chemistry. In every element exhibits two type of valency. अभी आपको बताया, primary valency and secondary valency. Primary valency is ionizable, pi से याद रखिएगा। pi primary valency ionizable होगा, और आपका secondary valency non ionizable होगा। pi pi क्लियर है। pi और आपका जो जो भी एलिमेंट्स हैं, जो आपका प्राइमरी एंड वैलेंसी होता है वो आपका लिगेंड से सेटिस्फाई होता है, ठीक है। सो द सेकेंडरी वैलेंसी आप कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी का तो फिक्स होता है, जिसकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है इसका। क्लियर है। और लास्ट अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पोजीशन इन स्पेस, एक स्पेस देता है। जैसे 6 आपका है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, 4 है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। ये सारी जो ज्योमेट्रीज है, अगर आपको थोड़ा-सा इंग्लिश में दिक्कत होता है तो थोड़ा-सा कोशिश करिए इसको मैं समझने का, मैं जो बोल रहा हूँ। ऑक्टेहेड्रल का मतलब अष्टफलकीय आप पढ़ते हैं या त्रिकोणीय द्विपिरामिड पढ़ते हैं। इस तरीके से इसका जो शेप में जो स्पेस में जो शेप बनता है वो आपका होता है सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से। चलिए, ये देखिए, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया। ये आपका 1893 में दिया गया था। इस सिद्धांत ने समन्वय रसायन के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। प्रत्येक तत्व में 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक होता है प्राथमिक, दूसरा हो द्वितीयक। अच्छा, कभी-कभी आपको कथन और कारण में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्राथमिक संयोजकता आयनीकरण योग्य होती है, और इसको मॉडर्न टेक्निक में अगर बात करूँ तो ऑक्सीकरण अवस्था माना जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था माना जाता है। और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, इसका समन्वय संख्या होता है। द्वितीयक संयोजकता ऑलवेज याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता है, जबकि प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है। तत्व अपनी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताएं संतुष्ट करने का प्रयास करता है। बिल्कुल करेगा भाई, अपने वैलेंसी को गेन करने का ट्राई तो करेगा ही। सो प्रत्येक तत्व की द्वितीयक संयोजकता जो है आपका समन्वय संख्या निर्धारित करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर निर्धारित करती है। अगर आपको कोई बता दिया कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। तो समन्वय संख्या मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही है और कुछ नहीं है। सो द्वितीयक संयोजकताएं स्थान में निश्चित दिशा में होती है, और ये द्वितीयक संयोजकताएं समन्वय यौगिक की ज्यामिति स्टीरियोकेमिस्ट्री निर्धारित करती है। स्टीरियो, जैसे मैं पहले ही स्लाइड में आपको एक दिखाया था, ये देखिए। मुझे आप यहाँ से समझ बता सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री में देखिए, ये अंदर में क्या था, ये अंदर में 6 था, ये पूरा 6, ये अंदर में 6 है। ये तो आपको समझ जाएंगे यहाँ पे इसकी 1 2 3 4 5 और 6। 6 आपका क्या है, 6 आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, 6 ही रहेगा। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, ये देखिए, कोबाल्ट दिया और आपको दिया NH3 6 दिया, और बाहर में Cl3 दिया। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप ये 6 और 3 9 को नहीं जोड़ना है, ये बाहर में लगा हुआ है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर बाहर कोई नंबर आपको दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई नंबर दिख रहा है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अंदर वाला जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जिसको आप द्वितीयक संयोजकता बोल रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप पूछ देते हैं भ्रमित करने के लिए कि 6 आप जोड़ देंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 नहीं होगा साथियों, ये क्या रहेगा आपका, 6 ही रहेगा। क्योंकि अभी आपको बताया कि ये जो अंदर में है ना, ये जो लिगेंड है, ये यही इसके क्या है, ज्यामिति को बनाता है। ज्यामिति को बनाता है, या इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको आप CN बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये सारी बातें मैंने हो चुका है कर लिया। ये देखिए, एक पूरा समरी के तौर पे आपको मैं दिया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है।
तो हम बात करते हैं अगर प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, तो हमको पता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है आपका, भाई ये आयोनाइजेबल है, बाहर में रहता है। प्राइमरी बाहर में तभी तो आयोनाइज हो रहा है ना, अंदर में रहेगा तो आयोनाइज थोड़ी होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ना, आयोनाइजेबल है। और उसी तरीके से आपका इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। और ये नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये हमारा नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, ये हमारा डायरेक्शनल नेचर का। और प्राइमरी वैलेंसी की और आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, इसको नेगेटिव आयन चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, जबकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या चाहिए, लिगेंड चाहिए। न्यूट्रल लिगेंड भी आ सकता है, कभी कभी पॉजिटिव लिगेंड भी आ सकता है, कभी कभी आपके लिए निगेटिव लिगेंड भी आ सकता है। चलिए और थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ये नॉट एसोसिएटेड विद जियोमेट्री, इसके लिए जियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है। सेकंड जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो आपके जियोमेट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। मैं आपको बता दिया बार बार, एग्जाम में गलत नहीं करिएगा। प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता कभी भी उसकी जियोमेट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जबकि आपका सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा आपका जियोमेट्री में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट। ये आपका ट्रिक है, देखा कैसा ट्रिक है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज कंट्रीब्यूट करेगा जी में, ठीक है। या आप एक ट्रिक बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जियोमेट्री एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी वैलेंसी गैस, ये गैस से आप क्या बना सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री एसोसिएटेड विद सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर है। ऑलवेज रिमेंबर योर सेकेंडरी वैलेंसी प्रेडिक्ट द शेप, वो चीज बताएगा, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है या अष्टफलकी जिसको आप बोलते हैं, या 4 हो गया आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी, तो आप बता सकते हैं कि उसका शेप क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा। और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये देखिए इसको डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको एक सॉलिड लाइन लिखते हैं, एक सॉलिड लाइन बनाते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हुआ वर्नर थ्योरी की बात। अब इसकी कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ जिसमें सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसका नाम है COCl3 CO, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लिया था। और ये COCl3.6NH3 को जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, तो उसको पता चला कि यहाँ पे 6 छोड़ जो अमोनिया है, यहाँ पे जो 6 अमोनिया है वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या अवक्षेपित नहीं हो रहा है। तो उनको पता चल गया ये 3 ठो क्लोरीन बस प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ये अमोनिया कहाँ पे है, ये अमोनिया कहाँ पे है भाई, ये ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें अमोनिया भी है और इसमें सिल्वर भी, सॉरी क्लोरीन भी है। तो जब मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो इसको तो भाई सिल्वर क्लोराइड के साथ तो प्रेसिपिटेट होके आपका सिल्वर अमोनिया भी बना लेना चाहिए, ये अमोनियम क्लोराइड बना लेना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो इसको समझ आ गया कि जो कुछ तो हो रहा है भाई, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता नहीं चला है, अभी जस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर करके देख रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने एमेंस और आपका कोबाल्ट का कंपाउंड के साथ इन्होंने रिएक्शन करके देखा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनको समझ आया नहीं आया कि क्लोरीन प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया सेम कंपाउंड को लेके, जब उन्होंने ऐसा कंपाउंड लिया COCl3.5NH3 कंपाउंड लिया और सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो फिर से उनको पता चला अरे यहाँ पे तो 2 ही क्लोरीन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन था, लेकिन प्रेसिपिटेट तो 2 ही क्लोरीन हो रहा है। तो प्रेसिपिटेट AgCl के साथ आपका होना चाहिए इसको, और AgCl के साथ 2 क्लोरीन बाहर निकल रहा है, फिर से अमोनिया नहीं जा रहा है। अब इसको दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर से इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने तीसरा कंपाउंड लिया, देखिए COC अब 4NH3, मतलब अमोनिया का कॉम्प्लेक्स जो रेशियो चेंज करके देख रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने COCl3.4NH3 वाला जो कंपाउंड लिया AgNO3 के साथ, फिर से वही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है तो प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। और ये जो आपको क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। अभी उसको पता नहीं है, अभी ये जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जब इन्होंने इसको प्रूफ सिल्वर नाइट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ देखिए एक ही क्लोरीन निकल रहा है। अब इनको फिर से समझ नहीं आया, पहली बार में 3 क्लोरीन निकला था, दूसरा में 2 क्लोरीन निकला था, अभी तो एक ही क्लोरीन निकल रहा है। बाकी प्रेसिपिटेट क्यों नहीं हो रहा है, वो मतलब एक क्लोरीन मतलब 1 मोल ऑफ क्लोरीन ही बाहर निकल रहा है। अब इनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब फिर से उन्होंने कॉम्प्लेक्स चेंज किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए ये COCl3 3 ठो क्लोरीन लिया और 3 ठो अमोनिया लिया। अब यहाँ पे उनको बहुत चीज समझ आ रहा था कि अगर वो इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट के साथ प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो कुछ भी आयोनाइज नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ऐसा समझ आ रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें कोबाल्ट के साथ आपका क्लोरीन है, और सॉरी Cl3 है,
और उसी के अंदर अमोनिया एसिड NH3 और एक एसिड मतलब एक कोई है जिसको पूरा घेर लिया। मतलब जैसे आप बात समझिए, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको कोई उठा के ले जा रहा है। उसके बाद हर बार आप 3 आदमी भेजे, एक पहली बार में तीनों को उठा लिया, दूसरा बार में सॉरी 1 जने को उठाया, फिर 2 जने को उठाया, फिर 3 जने को उठाया। लेकिन कभी-कभी एक एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया आपके घर के चारों ओर। अब आदमी भेजे जा रहे हो, कोई उठा ही नहीं ले कोई लेके ही नहीं जा रहा है। मतलब जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये कोई आयोनाइज़ ही नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा कंपाउंड कंपाउंड जैसा था वैसी शेप है। अब इनको समझ आया कि एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गया, जहाँ पे कोई भी आयोनाइज़ेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन कहाँ था, पहले अंदर था, वो सॉरी पहले बाहर था, वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया। और यही कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। तो वर्नर सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकला, वर्नर सिद्धांत का निष्कर्ष ये था कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना और गुण केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता द्वारा नियंत्रित होती है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाती है। और तीसरी चीज उन्होंने बोला, उनकी निष्कर्ष ये था कि द्वितीयक संयोजकताएं निश्चित संख्या और निश्चित दिशा में होती है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री क्या होती है, निर्देशित होती है या निर्धारित की जाती है। और इस प्रकार आपका वर्नर सिद्धांत पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना, नामकरण और समावयवता को स्पष्ट रूप से समझाने की मजबूत आधारशिला रखी। और वहीं से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत हुई। तो हमको पता चला कि ऐसे कंपाउंड जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो रहे हैं और वो पूरे जिस कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं दे रहा है, तब उनको समझ आया कि हम अभी तक के हम डबल सॉल्ट की बात कर रहे थे, अभी तक के हम डबल सॉल्ट की बात कर रहे थे, एक द्विक लवण की बात कर रहे थे। जैसे अभी आपको बताया फेरस लवण या मोहर जो सॉल्ट होते हैं, पोटास है, फिटकरी है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब सिंगल सॉल्ट या डबल सॉल्ट की कैटेगरी में जो आते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम क्या निकला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता चल गया। और हमारा चैप्टर में, हमारे सिलेबस में इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट हमको पढ़ना है। इसके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्यों इसका नाम ऐसा रखा जा रहा है, क्या-क्या नियम्स हैं इसके नाम के, कब हम इसको टेट्रा बोलेंगे, कब इसको पेंटा बोलेंगे, कब इसको डाई बोलेंगे, कब इसको ट्राई बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको करेंगे। अभी तक के लेक्चर में आपको ये समझ आया कि वर्नर थ्योरी क्या बोलता है और कोऑर्डिनेशन सिद्धांत या कोऑर्डिनेशन थ्योरी को कैसे समझाया उन्होंने, कैसे वो उस तह तक गया, कैसे वो उस पूरे एंड तक पहुँचा कि अब हमको एक नया दिशा मिल चुका है, ऐसे नए कंपाउंड मिल चुका है, जहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यस वी गॉट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट, जो कि बिल्कुल अलग है हमारे डबल सॉल्ट से। क्लियर है ये बात? चलिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके ये ये जो बात कर रहे थे आपका केंद्रीय धातु का नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। अभी हमने ये बता दिया आपको, केंद्रीय धातु परमाणु बता दिया और ये बंध कैसे बताया हमने बताया, और ये हम लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कभी-कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जैसे ईडीटी कौन से टाइप के लिगेंड है, एक यूनिडेंटेड या एक दंती जिसको बोलते हैं, या बाइडेंटेड बोलते हैं, ट्राइडेंटेड बोलते हैं, या हेक्साडेंटेड बोलते हैं। तो लिगेंड के नाम पढ़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं और कहाँ से देते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हो सकता है कुछ आपके बारे में कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंस लगा होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको पूरे के पूरे इसको आपका एक हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है, कई बार पूछते हैं आप लोग, ये आपका जो ग्रुप है, ठीक है, पिनाकी पाठशाला करके बना हुआ है, इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्या दे दूंगा, इसका लिंक, इस पूरा पीडीएफ को मैं दे दूंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सा यहाँ से कुछ हेल्प हो जाए। और आपके लिए क्वेश्चंस भी मैं थोड़ा सा उसमें सेंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब कई बार कई अभ्यर्थी कमेंट किए हैं कि सर आप सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, अगर आपको लग भाई मेरी वीडियो से नहीं, आप कहीं से भी देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो देखिए, हो सकता है कुछ इसमें भी आपको लग रहा है सर, या कुछ कमी है, जैसा भी आपको लगे, आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे, आप उसको फिर कैसे रिकॉल करेंगे? कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।